संविधान पर तमाम बहस मुबाहिसों के दौर के बीच एक बहस जो समय समय पर सामने आई है वो है, क्या संविधान बदल जाएगा? शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से इस बहस का अंत कर दिया। प्रश्न यह है कि क्या इस विषय पर बहस का दी एंड हो गया है? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। हालिया प्रचार वॉर में ज्योति मिर्धा और कुछ बीजेपी लीडर्स ये बोलते दिखे कि बीजेपी 400 पार करेगी तो संविधान बदलेगा। अब बदलेगा या बदलाव करेंगे, ये दो अलग अलग बात है। एक का मतलब है नया, ब्रांड न्यू, और दूसरे का मतलब तो साफ है, हर सरकार करती है बदलाव यानी अमेंडमेंट, जो देश में 125 से ज्यादा बार हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किए हैं। ऐसे किसी अमेंडमेंट का कभी जरूरत के हिसाब से इसे देखा गया तो कभी तुष्टीकरण के हिसाब से। बीजेपी का इशारा क्लियरली यूसीसी की ओर है। ऐसे में प्रश्न है कि क्या सचमुच यही है बीजेपी के संविधान बदलने का मतलब? क्या कांग्रेस बेजा के हमले कर रही है? और क्या पीएम के ऐलान के बाद बहस का दी एंड हुआ है? आज इसी पर चर्चा। पहले सुन लीजिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस की ओर से, क्षितिज मित्तल जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मुकेश इंदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राजकुमार जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। राजकुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद अब बहस का दी एंड, आप इस जवाब को स्वीकार करते हैं तो हम इस डिबेट को यहीं क्लोज करते हैं, और अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर वापस आ जाएं तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। ये तो कांग्रेस पार्टी भी जानती है, आम बच्चा भी जानता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस बात को जानता है। फिर नैरेटिव क्यों बना रहे हैं कि बीजेपी पूरा संविधान बदल नहीं सकते? लेकिन वो 400 पार जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी जितने घमंड में चूर है, अगर ये 400 पार आए तो देश को किस तरफ लेके जाएंगे? किस तरह से देश में वातावरण पैदा करेंगे? किस तरह से संशोधन करेंगे संविधान में? अरे संशोधन तो सबसे ज्यादा आप ही ने किए दादा, संशोधन तो सबसे ज्यादा आप ही ने किए हैं। स्वप्निल जी, अगर देश हित में संशोधन होता है तो अच्छी बात है। अरे भाई, देश की एकता अखंडता के लिए संशोधन होता है तो अच्छी बात है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फायदा हो, किसी पर्टिकुलर जाति या किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए अगर नहीं, दो सेकंड राजकुमार जी, संविधान जैसा बनाया गया था क्या आज वैसा है? तो इसका जवाब है नहीं, वैसा रहा नहीं। किसकी वजह से? आपकी वजह से। आप कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। शाहबानो क्या था? शाहबानो वाले मामले में जो संविधान संशोधन किए गए वो क्या था? स्वप्निल जी, मैं ये बात कह रहा हूं आपको, चाहे कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी 400 पार आने के बाद संशोधन करे, मैं कह रहा हूं देश हित में होना चाहिए। सभी जातियों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का, पूरे देशवासी 140 करोड़ देशवासियों जो भी सरकार चुनी जाएगी उसका कोई खुद का मोटिव नहीं हो सकता, वो खुद की सोच पर नहीं चल सकती। अमेंडमेंट जब आपने आपके हिसाब से किए वो उनके हिसाब से करेगी। आपने शाहबानों में मुस्लिम तुष्टीकरण किया, ये हिंदू तुष्टीकरण कर लेंगे, बात तो एक ही है ना। फिर आप कैसे बड़े पायदान पर खड़े हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की कॉपी करेगी क्या? अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई संशोधन किया था, वो क्या सोच के किया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी कॉपी करेगी क्या? मैं आपके चैनल पे निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री से, ठीक है, इतना घमंड में मत आइए। 400 पार करेंगे, 400 पार तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी घमंड में नहीं बोले, सभी पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों का सम्मान करे। लेकिन अब आपको ये जवाब स्वीकार करना पड़ेगा कि वो नया संविधान नहीं लाने वाले हैं, वो नया संविधान नहीं लाने वाले। ये बात तो आपको राजकुमार जी अब स्वीकार करनी पड़ेगी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दी है। मुझे लगता है कि उस पोर्शन पर तो हाँ, आप बदलाव की बात कर सकते हैं, बदलने की बात नहीं कर सकते। शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी के कई लीडर समय समय पर ये बोलते रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको नाम भी गिना सकता हूं, जैसे आप ही के सांसद रहे 2017 में अनंत हेगड़े। बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई। तो अगर कांग्रेस कोई नैरेटिव बना रही है तो उसके नीचे अगर कोई पेड़ उगा पा रही है तो वो बीज आप ही का डाला हुआ है, किसी और का डाला हुआ नहीं है। देखिए, आज वो सारी बातें जो कांग्रेस पार्टी ने
जो गुमराह किया था भारत की जनता को, जो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की थी, या कोई भी हमारे नेता ने कोई बात कही होगी जिसका पटाक्षेप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाड़मेर में सार्वजनिक रूप से देश को बता दिया कि भारत के संविधान को नहीं बदला जाएगा और उसके स्वरूप को चेंज करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, एक बार सुनिए, कांग्रेस प्रवक्ता को मैं याद दिला देना चाहता हूं, अगर संविधान का मूल स्ट्रक्चर चेंज किया था तो माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। इमरजेंसी के वक्त 1976 में 42वां संशोधन लाकर आपने न्यायपालिका को कमजोर करने का काम किया, मौलिक अधिकारों से लोगों को वंचित कर दिया आपने। नहीं, आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या रहा है, ये सिर्फ यहाँ आके भाषण देते हैं और अपना इतिहास भूल जाते हैं। मैं आपको भी याद दिलाता हूं, आरएसएस ने साल 2016 में स्टेटमेंट जारी किया कि हम भारतीयता को प्रतिबिंबित करने के लिए फिर से संविधान लिखेंगे। नहीं, एक बात देखिए, इसका मीनिंग क्या है? मेरी बात सुनिए, भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश होने के कारण एक बड़ा लिखित संविधान है ना, और समय समय पे इस पे संशोधन होते रहे, क्योंकि नहीं, संविधान ने पावर दी है, बिल्कुल नहीं, मूल स्वरूप का बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज। ये 1973 में केशवानंद भारती केस में डिसाइड हो गया था, उसके बावजूद इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से संविधान को चेंज किया, इमरजेंसी थोपी गई, न्यायपालिका को कमजोर कर दिया, मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। आप सुनिए तो सही, क्या कह रहे हो? उसके बाद आपने बताया किस तरह तुष्टीकरण के लिए आरएसएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम फिर से संविधान लिखेंगे, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, संविधान लिखने की तो अभी बात ही नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान दिया है, उस संविधान को बाबा साहब खुद आ जाए तो भी चेंज नहीं कर सकते। संविधान की समीक्षा की जरूरत है? समीक्षा हो सकती है, समीक्षा तो होती रहती है। आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा करते हैं, अगर कोई प्रावधान है या कोई कानून लाया जाता है संसद के द्वारा तो समीक्षाएं होती रहती है। देखिए, और जैसे प्रासंगिकता होती है, नहीं, जैसे प्रासंगिकता होती है उस हिसाब से अमेंडमेंट्स भी होते हैं। 2 सेकंड, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की वर्तमान प्रणाली अच्छा परिणाम देने में विफल है, वर्तमान संरचना में गहन परिवर्तन की जरूरत। गहन परिवर्तन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ के बिना हो सकता है? नहीं, मूल परिवर्तन पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, तो ढांचे में छेड़छाड़ तो पहले ही कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जी कर चुकी हैं, जो उन्होंने संविधान को कमजोर करने का काम किया। नहीं, और आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर अमेंडमेंट भी किए हैं तो वो जनता के हित में, देश हित में किए हैं। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने हटाए क्यों नहीं? कांग्रेस के अमेंडमेंट्स आप हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाए? कांग्रेस के अमेंडमेंट्स हटेंगे अगर वो देश, देखिए, देश हित में नहीं होंगे तो उनमें भी संशोधन करने की किया। लेकिन हमने अभी देश की जनता को देने के लिए किया है अमेंडमेंट। आप देखिए, अभी 128वां संशोधन लेटेस्ट हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया, जो कांग्रेस पार्टी 6 दशकों से लटकाई हुई थी। हमने महिलाओं को सशक्तिकरण करना 33% नहीं, और सुनिए, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, हमने आर्थिक और सामाजिक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका अधिकार दिया राज्य को कि वो सूची में डालें। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, ये गांधी वंशवाद वाली पार्टी, सिर्फ इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए संविधान का गला घोट दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। किस मुंह से बात करते हैं? भाई रुक जाइए, क्षितिज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 24 अप्रैल 1973 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला यह दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल संरचना को छू नहीं सकती है, मूल ढांचे को भंग नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर 13 जजों की बेंच ने। इसके बाद तो इस पर बहस का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या पॉसिबल है पूरे संविधान को चेंज कर देना? जी स्वप्निल जी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 13 जज की बेंच ने ये डिसाइड किया है 24 अप्रैल 1973 को कि संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो चेंज नहीं किया जा सकता। संविधान जो है हमारे इन मूल संरचना के ढांचों पे खड़ा है, अगर वो आप चेंज कर दोगे तो पूरा संविधान गिर जाएगा। अब ये मूल संरचना क्या है? ये मूल संरचना है कि न्यायिक समीक्षा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, और जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन सबको चेंज नहीं कर सकते आप। तो अब पूरा के पूरा जो संविधान आप कह रहे हैं नया लिया है, वो पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। अगर ऐसा कोई भी अगर कदम उठाया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है उस चीज की, और वो
नहीं, लेकिन क्योंकि 13 जज बेंच का decision- एक फ्यूचरिस्टिक सवाल, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में आपको दे रहा हूं, आज से 100 साल के बाद देश उस जगह पर नहीं होगा जिस जगह पर 1947 में खड़ा था, है ना? मैं बात कर रहा हूं 2047 की। अब मैं ये आपसे कह रहा हूं कि क्या फिर 2047 में जैसे बॉन्ड्स रिन्यू होते हैं, संविधान को रिन्यू कर एक नया ब्रांड न्यू संविधान बनाने की दिशा में अगर कदम उठते हैं तो वो संवैधानिक होंगे या नहीं होंगे? देखिए स्वप्निल जी, संविधान एक जीवित डॉक्यूमेंट है, हाँ। लिविंग डॉक्यूमेंट है, और वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। ठीक है। तो समाज की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं, परंतु उसमें हम सिर्फ संशोधन ला सकते हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो सोचा था, हाँ। कि कानून का शासन रहेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेंगे। तो हम आज 2047 में ये नहीं कर सकते कि सब कुछ चेंज हो जाए और डिक्टेटरशिप हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, व्हाटएवर। तो हमारा जो संविधान है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर सोसाइटी की कोई नीड है कि कुछ जैसे कोई भी नीड आती है, उसके लिए हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, संशोधन ला सकते हैं, ठीक बट है। पूरा की पूरा आप कह रहे हैं नया संविधान हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मुकेश इंदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस बात का ऐलान करना पड़ा, क्या वो ये नहीं बताता कि कांग्रेस जो नैरेटिव बनाना चाहती थी उसने मजबूर किया प्रधानमंत्री को जवाब देने पर? देखिए सतीश जी, मोदी जी की ये खास बात है कि वो सही समय पे उस बॉल को खेलते हैं। वर्तमान में संविधान को लेके जो चर्चाएं चल रही थी दोनों पार्टियों के द्वारा, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट जनता के बीच में जा रहा है और उसका नैरेटिव क्या बन रहा है, हाँ। इन सब चीज़ों पे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि संविधान को लेके जो त्रुटियां या जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वो इस तरीके का कुछ भी संविधान में चेंज नहीं होने वाला है और उसको कर भी नहीं सकता। लेकिन जहां तक संशोधन की बात आती है, दोनों पार्टियां समय समय पे, जब कांग्रेस पावर में रहती है तो कांग्रेस अपने हिसाब से संशोधन करती है, भारतीय जनता पावर में रहती है तो अपने हिसाब से संशोधन करती है, और ये इतिहास में 70 वर्षों से चलता आ रहा है। जिस पार्टी को जो मेजोरिटी होती है और जन भावनाओं के अनुसार संशोधन होता रहता है, और वर्तमान परिस्थितियों में और सामाजिक परिस्थितियों में और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जब जरूरत पड़ती है संशोधन की, तो दोनों सदन मिलकर जिनके पास मेजोरिटी होती है वो का जो करती है। संशोधन का इशारा है वो बेसिकली यूसीसी ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना? उससे इतर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा। यूसीसी को लेके बीजेपी का स्टैंड पूरा क्लियर है और वो उस पर अडिग है अपने उसमें, तो यूसीसी को ही लेके ये संविधान का एक माहौल बनाया गया है। लेकिन जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको क्लियर भी कर दिया है कि संविधान संशोधन या उसमें बदलाव अंबेडकर जी भी आए तो भी नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, नहीं ठीक है, बदल सकते। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस कहां कहां पर अमेंडमेंट्स लाने वाली है ना? और क्या वो संविधान की मूल भावना, मूल संरचना, मूल ढांचे के सापेक्ष होगा या नहीं, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। कहां पर इनको अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हीं के वादों में छिपा हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहा हूं। अब समझिए कि कहां कहां संशोधन किस दल के आने पर हो सकते हैं। राजकुमार शर्मा जी, सवाल आपसे रहेगा, जब संविधान बना तब आरक्षण को लेकर एक मोटिव सेट था कि 10 साल में हम उसको परिणति तक पहुंचाएंगे। आप नहीं पहुंचा पाए और आपने उसको एक्सटेंड करने का निर्णय लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप ये 50% कैप आरक्षण की खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या संविधान को बदलना नहीं पड़ेगा? क्या वो संविधान की मूल ढांचे, मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं होगा? बताइए। अब अगर आप आते हैं तो आप ये करेंगे, और बिना संशोधन के तो हो नहीं सकता साहब, बताइए। देखो स्वप्निल जी, ये तो समय बताएगा, हम जब सत्ता में आएंगे और आरक्षण वाले मामले में जैसा आपने कहा, तो ये उस वक्त की क्या पॉलिटिकल परिस्थितियां रहती है। अरे आपका वादा है दादा, न्याय पत्र में लिखा है आपने, प्लीज ऐसा तो मत बोलिए राजकुमार भाई। लेकिन आज हम बैठ करके ये तय कर लें कि हम भविष्य में ये सब काम करेंगे, वो नहीं, आपके न्याय पत्र में लिखा है। जब समय आएगा राजकुमार भाई, नहीं, प्लीज दर्शकों ये को मत बता दिया कीजिए। जाएगा। न्याय पत्र में आपने लिखा है 50% कैप हटाने का, आपने लिखा है न्याय पत्र में। जो न्याय पत्र हमने जारी किया है उसकी अक्षर से पालना करने का पूरा प्रयास हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, खासकर कांग्रेस पार्टी तो करती है। अरे भाई 50% कैप अगर आप हटाते हैं तो संविधान में संशोधन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर आरक्षण का 50% कैप आप हटाते हैं तो पॉलिटिकल परिस्थिति संशोधन लगेगा कि नहीं लगेगा? आवश्यकता होगी उसको भी एक बार अपने सिंगार में रखा जाएगा। आप जब महिलाओं को आरक्षण देंगे सरकारी नौकरी में, तब संशोधन लगेगा कि नहीं लगेगा?
जब आप 50% कैप हटाएंगे तब संशोधन लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वप्निल जी, हम संशोधन उस शर्त पे करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करते हैं उसी शर्त पे करें कि देश की एकता, अखंडता, सभी जातियों का, सभी धर्मों का। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने वादे पर नहीं टिकेंगे? हमारे हिंदुस्तान के आज निवासियों का स्पष्ट भला कर हो। दीजिए, आप ये कह रहे हैं आप अपने वादे हमारे पर नहीं टिकेंगे? हिंदुस्तानियों का भला हो। नहीं, आप अपने वादे पर नहीं टिकेंगे, हम स्पष्ट हमारे कर वादे दीजिए। में टिकेंगे तो फिर देश संशोधन का भला लगेगा ना होना सर? चाहिए, देश में सभी राज्यों का भला होना चाहिए, सभी जातियों फिर का, सभी संशोधन धर्मों का, सभी लगेगा। भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर आप अपने वादे पर टिकेंगे तो संशोधन मैंने कहा ना, लगेगा सम्मान राजकुमार भारतीय जनता भाई। पार्टी भी करे, तो संशोधन भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान करे ना। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी गाड़ी को, अरे अपने पर मैं स्टैंड को आपसे एक ही फिर तरफ ले बात जाना तो वही है ना चाहती कि है। अगर संशोधन लगेगा तो भारतीय मूल जनता अवधारणा पार्टी भी के जानती खिलाफ है, हो जाएगा। पूरा देश जानता है, कोर्ट कह पूरी चुका दुनिया है, जान चुकी है। कोर्ट कह चुका है कि 50% का कैप मैक्सिमम है और आप ये कह रहे हैं कि हम उसको खत्म करेंगे, तो आप तो मूल अवधारणा के खिलाफ ही जा रहे हैं ना दादा, वादों के जरिए। मैंने कहा देश हित में हम सब फैसले लेते आए हैं अब तक, और आगे भविष्य में भी हम पूरा प्रयास तो देश करेंगे। हित की final definition देश वही होगी हित जो में कांग्रेस ने फैसले बता हो, दी। देश का नुकसान नहीं हो, क्या बात है? 140 करोड़ लोगों का क्या नुकसान बात नहीं है? हो। ठीक है शैलेंद्र भाई, आपसे अब यूसीसी है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आप उस दिशा में बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे ये बताइए, यूसीसी क्या बिना अमेंडमेंट के आ सकता है? नहीं आ सकता, तो अमेंडमेंट तो आपको लगेगा। नहीं, मैं एक चीज इसमें क्लियर कर दूं, हम भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो संविधान को लागू करने की बात करती है, क्योंकि उन्होंने कहा है संविधान ही बाइबल है, संविधान ही कुरान है, संविधान ही गीता है, और संविधान से ही, अरे सुनिए, यही बता रहा हूं, कैसे नहीं है? सामान्य नागरिक संहिता की बात संविधान नहीं कहता है क्या? आप बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए हुए हैं उसमें बात लिखी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप बताइए, हम तो वो बात करते हैं जो 1951 में लागू हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो कंफ्यूज पार्टी है, जब इनके युवराज को पता नहीं संविधान में क्या लिखा है, संविधान, भारत का संविधान क्या कहता है, आपको तो पता है, प्रिएम्बल बिल्कुल पता आपको तो पता है, है, और अगर इनके आपको तो संविधान पता है, को हत्या की, आपको तो पता है। अब एक बात बताइए, संविधान, यही संविधान, 42वां संशोधन हुआ 2 था, सेकंड, जिसको मिनी संविधान ठीक कहा है, गया था, ठीक है। ये भूल जाते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन शैलेंद्र भाई, तैयारी के जब आपने ये कहा कि हम यूसीसी लाएंगे, यही संविधान ये हक भी देता है कि मैं अपने धर्म को फॉलो कर सकता हूं। वैसे ही मुस्लिम अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। अब अगर उसके धर्म में कुछ नियम है और वो उसे फॉलो करता है, तो आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ हटा देंगे। नहीं, बिल्कुल, आप यही कह रहे हैं ना? धर्म में जो भी जिसका धर्म है वो उसमें प्रोसेस अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा, बिल्कुल, उसको वो अपनाएगा, जो भी अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट देखिए, संविधान में कोई भी अगर देश हित के लिए काम होता है तो तो कहिए ना कि खतरे में वोट बैंक है, संविधान नहीं। खतरे में नहीं है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, यूसीसी अगर आता है, जिस हिसाब से उत्तराखंड राज्य ने लागू किया, गोवा में पहले से लागू है, आपको जानकारी होनी चाहिए। देश में गोवा में पहले से लागू है, उसमें कहीं भी किसी भी धर्म, वहां तो ईसाई धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, किसी भी धर्म पर कोई आंच नहीं आई। क्षितिज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश क्लैरिटी ले लेते हैं ना दादा, क्लैरिटी ले लेते हैं। क्षितिज जी, आरक्षण का वादा कि हम 50% कैप हटा देंगे बिना संशोधन के पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या उस तरह का संशोधन संविधान की मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होगा? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, बीजेपी आती है तो यूसीसी लाएगी, क्या वो संविधान के मूल ढांचे के सापेक्ष होगा? बस यही 2 सवाल है, क्लैरिटी दे दें। देखिए, 50% का कैप हटाने के लिए तो इंदिरा साहनी जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% का से ऊपर आप नहीं जा सकते। तमिलनाडु ने भी एक बार 69% दे दिया था, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया था। वो भी जुडिशियली रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए 50% का जो कैप है वो हटाया नहीं जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, शैलेंद्र जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आपके इस पोर्शन पे? क्या आपको एक बात बता दूं, इंदिरा साहनी वाले जजमेंट की जो आप बता रहे हैं, उसमें भी ये लिखा गया है कि अगर विशेष परिस्थितियां होती हैं, अगर पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस है, देन इट कैन बी क्रॉस 50%। इट हैज बीन रिटन इन द इंदिरा साहनी केस। नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियां कहां हैं? हम तो नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं। क्षितिज जी, प्रावधान भी है, ठीक है, इसमें कहा गया है विशेष परिस्थितियां क्षितिज जी, तो किया जा सकता है। अरे पर आपको विशेष परिस्थिति जस्टिफाई करनी पड़ेगी, कांग्रेस कैसे करेगी विशेष परिस्थिति? हाँ क्षितिज जी। अब रही बात यूसीसी की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमको कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि अगर यूसीसी लागू करने के लिए अमेंडमेंट लेके आएगी सरकार और वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी भी है और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, परंतु ये जो राइट्स हैं ये
19(2) आर्टिकल 19(2) के अंदर हमको रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। तो अगर सरकार लेके आएगी अमेंडमेंट, तो वो यूनिफॉर्मिटी के लिए है। ठीक है, तो उसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर का उसमें वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर जो जितने भी सेंटेंसेस चल रहे हैं उसमें विशेष तौर पर एक बात लिखी हुई है। इंदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे है, खतरे में कौन है, संविधान या वोट बैंक? देखिए, जहां तक खतरे की बात है, खतरे में वोट बैंक है। हाँ, वोट बैंकों के हिसाब से ही लोग, पार्टियां अपने हिसाब से संविधान में संशोधन कर रही हैं। जैसा यूसीसी की बात करी या सीए की बात करी, उत्तराखंड और असम, वहां पे तो लागू हो गया, लेकिन अदर स्टेट में लागू नहीं हुआ। संविधान ये कहता है कि दोनों सदनों में पारित होने के बाद भी आपको आधे राज्यों में उसकी सहमति उन राज्यों से आपको विधानमंडल से लेनी अनिवार्य है, तभी आप उस कानून को या संविधान के संशोधन को मूल रूप से लागू कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कि आप ये समझते हैं कि हर समय एक ही पार्टी की सत्ता पूरे भारत में रहेगी, ये संभव नहीं है। तो मुझे एक आया उसने कुछ किया और दूसरा आया उसने उसको मिटा दिया, तो ये तो खिचड़ी बना देगा। हाँ बिल्कुल, खिचड़ी बना देगा। तो और ये भी सत्य है कि समय समय पर संविधान में संशोधन होने भी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो चल रहा है उसमें जहां पे संशोधन होना चाहिए, या कुछ कमियां हैं उसमें सुधार की जो आवश्यकता है, क्योंकि 1950 से लेके आज तक में काफी बदलाव हो चुके हैं। 125 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं। 127 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। तो समय समय के अनुसार समय पे संशोधन जरूरत है, जो पार्टियां करती रहती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, शैलेंद्र भाई, क्षितिज जी और मुकेश इंदौरिया जी, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।